थ्योरम के स्वरूप में आएगा तो वी विल प्रूव थ्योरम ऑल्सो। सो थ्योरम जो है अब हम प्रूव करेंगे। थ्योरम may ask in your examination as a theoretical part. So theorem is find or derive, ऐसा क्वेश्चन आएगा, derive solution of linear differential equation, linear differential equation dy by dx plus p into y is equal to q। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो सॉल्यूशन उस तरीके का आता है जैसे हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, इसलिए यहां इस तरीके से आता है, इसलिए एग्जाम्पल में हम वो तरीका यूज करते हैं। तो अगर जब हम इसको प्रूव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उधर हमने वैसा क्यों लिखा था। राइट, ओके। तो पहला सवाल था कि व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसका जवाब ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सच एक्सप्रेशन which when you multiply to the left side of differential equation, then the whole left side, after multiplication, the whole left side will become total derivative of some function। अभी फिलहाल जो लेफ्ट साइड आपको दिख रही है इसमें दो टर्म है। क्या आप बता सकते हो कि ये किसका डेरिवेटिव लेने के बाद ऐसा आएगा? नहीं बता सकते, है भी क्या नहीं ये भी नहीं पता है। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसलिए बोलते हैं कि वो फैक्टर है। तो फैक्टर मतलब मल्टीप्लीकेशन, आपको मल्टीप्लाई करना है इसलिए फैक्टर बोलते हैं। और वो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, वो आंसर टोटल डेरिवेटिव रहेगा किसी न किसी का। इसलिए वो डी ऑफ समथिंग लिखने में हम कामयाब हो गए ड्यू टू दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जब डी ऑफ समथिंग लिखेंगे तो उसका इंटीग्रेशन हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन और डी टोटल डेरिवेटिव कैंसिल होता है। तो फैक्टर विच विल मेक योर एक्सप्रेशन एज अ टोटल डेरिवेटिव सो दैट यू कैन फाइंड इट्स इंटीग्रेशन वेरी इजीली। दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और यहां पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसलिए निकालते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड किसी का डेरिवेटिव बन जाए, और वो जब किसी का डेरिवेटिव बनती है तो फिर हम उसका इंटीग्रेशन लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। अच्छा, फिर वैसे ही क्यों निकालते हैं हाँ वो तो अभी हम देखेंगे, बट आपको समझ में तो आ गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकालना पड़ता है। क्योंकि वो फैक्टर होता है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना होता है। आप उसको किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे, वो चीज आफ्टर मल्टीप्लीकेशन किसी का परफेक्ट डेरिवेटिव बन जाएगी, और परफेक्ट डेरिवेटिव बन जाएगी तो हमको इंटीग्रेशन लेना आसान होता है, क्योंकि परफेक्ट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वी आर मल्टीप्लाइंग टू दैट सो दैट इट विल गिव अस आंसर इजीली आफ्टर इंटीग्रेशन। ओके, तो चलिए, तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इसका प्रूफ लिखने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ अच्छे से लिखना है, कंपलसरी क्वेश्चन आता है तो गिवन पहले लिख दीजिए आप, क्योंकि देखिए जब एग्जाम में प्रॉब्लम ये होता है कि समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग कहां से करें, तो ये अच्छा तरीका है कि गिवन पहले लिख दीजिए आप। वो तो देख के लिखना होता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वो दिया ही होता है। तो dy by dx प्लस p into y is equal to q. This is the given differential equation. Let me call this expression is an equation number 1. Okay. अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए निकाल रहे हो, उसमें राइट साइड का कोई लेना देना ही नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इसको परफेक्ट डेरिवेटिव बनाना है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, राइट साइड को थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए कि भाई साहब आप थोड़ा सा हट जाइए, हमको इसको निपटना है पहले, ये लेफ्ट साइड वाले को। तो लेफ्ट साइड जो है वो लीजिए p इंटू वाई और उसको आप 0 बोल दीजिए।
क्यू को हटा दीजिए, 0 बोल दीजिए। अब ये एक्सप्रेशन से हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पर्पस ही है कि लेफ्ट साइड को परफेक्ट डेरिवेटिव बनाया जाए, इसलिए क्यू का वहां कोई रोल आता ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग दैट क्यू। उसको बाद में बुला लेते हैं, फिलहाल इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम उसको हटा देंगे और उसके जगह लेंगे 0। ओके, नाउ दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको मैं अगर ऐसा लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म को मैं उधर भेज देता हूं, माइनस पी इंटू वाई, चलेगा? यस। फिर ये dx को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये मुझे ऐसा दिखेगा, माइनस पी इंटू वाई इंटू डी एक्स। दिस इज कॉल्ड एज अ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इक्वल टू साइन के एक साइड में पूरे y के लोग हैं और इक्वल टू के एक साइड में पूरे x के लोग, राइट? तो ये dy एक तरफ आ गया, dx एक तरफ आ गया। तो अब जिधर dx है उधर सिर्फ x के ही फंक्शंस होने चाहिए, जिसमें x वेरिएबल है। जिधर dx है उधर y वाला कोई नहीं दिखना चाहिए। तो फिर ये क्या कर रहा है यहां पर? ये dx इसको बोलेगा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि सेपरेट तो हो चुके हैं हम। मैं dx हूं, मेरा लेना देना सिर्फ x वालों के साथ है। आप y हो, आपका लेना देना dy के साथ है। तो आप इधर क्या कर रहे हो? आप उधर जाइए, जिधर dy है उधर जाइए। तो मजबूरी में इस y को माइग्रेट होना पड़ेगा इधर dy की तरफ। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1/y dy इक्वल टू माइनस पी dx। अब आप बोलेंगे सर ये p क्या है? मैंने पहले ही बोला था कि लीनियर में p या तो कांस्टेंट होगा या तो उसमें x का ही फंक्शन होगा। तो ये जो भी है उसमें y तो है नहीं, इसकी गारंटी है मुझे, इसलिए वो dx की तरफ रुक सकता है। dx का ऑब्जेक्शन सिर्फ उनके ऊपर होता है जिसमें y दिखता है। वो बोलेगा तुम y वाले हो, y की तरफ जाओ, dy की तरफ जाओ। इसलिए जो y था उसको हमने इधर भेज दिया। तो अब परफेक्टली सेपरेशन हो गया, x के सारे फंक्शन एक तरफ आ गए, y वेरिएबल के सारे फंक्शन एक तरफ आ गए। नाउ यू टेक द इंटीग्रेशन। So integrating, you put this command integrating, we get, तो यहां आएगा इंटीग्रेशन 1/y dy, यहां आएगा माइनस, आप इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, दिस इज p dx। ओके, अब ये देखिए आप इंटीग्रेशन y से ले रहे हो, नीचे y है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 ही आता है। किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल ऑलवेज 1। तो नीचे y है और उसी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 ऊपर है। तो नीचे का डेरिवेटिव जब ऊपर आता है तो उसका आंसर आता है लॉग ऑफ जो भी नीचे है वो, दैट इज y। और ये p तो मुझे पता नहीं है कि क्या है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन मैं निकाल नहीं सकता हूं। तो उसको इंटीग्रेशन के जनरल फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो ये बन गया आपका log y इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, अब देखिए यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखना होगा, है ना? अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या लिखोगे? तो जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हो दोनों साइड का और किसी एक इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में आता है, तो ये एक सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा प्रमाण है कि जब किसी एक इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में आता है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट होता है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो आप जानबूझकर वो लॉग में ही लीजिए ताकि लॉग सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा आसानी हो जाए। ओके, अब ये log c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये log y। तो log वाले बोलेंगे कि हम दोनों log वाले तो एक साथ आते हैं। तो ये log c को हम लेफ्ट साइड में भेजते हैं ताकि कुछ हो उनका दोनों log का। तो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी log y था, log y, log c लेफ्ट में आएगा, माइनस हो जाएगा वो, और इधर था आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इज इट ओके? देख लीजिए एक बार। यस। अब log a माइनस log b के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। log a माइनस log b इज इक्वल टू log ऑफ, एक ही log लिखेंगे आप, माइनस है तो डिवीजन होगा, प्लस है तो एडिशन होगा, सॉरी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये माइनस है तो ये log a बाई b। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से लेफ्ट साइड को हम लिखेंगे log ऑफ y अपॉन c
and this is minus integration p dx keeping as it is. ओके, तो दो लॉग के जगह एक ही लॉग दिख रहा है. नाउ इस लॉग को मुझे हटाना है. अब लॉग को हटाना है तो दोनों साइड में लॉग दिखना चाहिए. इधर भी लॉग, इधर भी लॉग, लॉग लॉग कैंसिल. मतलब लॉग की वैल्यू सेम आती है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, इसलिए वो अंदर के क्वांटिटी भी सेम होते हैं. ऐसा मीनिंग होता है उसका. लॉग लॉग कैंसिल होता नहीं है, क्योंकि लॉग मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता है. मान लीजिए लॉग x इक्वल टू लॉग y है, तो यूजुअली हम लॉग लॉग कैंसिल बोलते हैं. अरे भाई कैंसिल कैसे होगा? लॉग थोड़ी LOG मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है x को और y को, वो फंक्शन है. तो x की लॉग की वैल्यू और y की लॉग की वैल्यू इक्वल है. इसका मतलब ये होता है कि x और y भी इक्वल ही होंगे, इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं. और वो पढ़ाने का एक तरीका होता है कि लॉग लॉग कैंसिल. लॉग लॉग कैंसिल कैसे होगा, है ना? फंक्शन की वैल्यू इक्वल, इसलिए अंदर के एलिमेंट्स इक्वल, ऐसा होता है. लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ लॉग दिखेगा. यहां तो एक ही तरफ लॉग दिख रहा है लेफ्ट में, राइट में तो लॉग है ही नहीं. अब क्या करोगे? कैसे कैंसिल करोगे लॉग को? तो आप एक साइड का लॉग है ना, उसको हटा दीजिए, तो इधर बचेगा y/c. हटा दीजिए इसको, ठीक है. अरे सर बट दोनों तरफ होनी चाहिए ना. हाँ मुझे पता है दोनों तरफ होनी चाहिए, तभी लॉग को आप हटा सकते हो. लेकिन अभी क्या करेंगे? दोनों तरफ तो है नहीं, एक तरफ ही था, उसको हटा दिया. जब एक ही तरफ का लॉग जब आप हटा देते हो, तो जिस लॉग को आपने हटाया उसका बेस, अब यहां कुछ नहीं है मतलब e, वो आप राइट साइड में पहले लिख दीजिए. ये रूल है एक ही लॉग को हटाने का. और जो राइट साइड थी पूरी की पूरी उस ई के सर पे लिख दीजिए. तो ये आपका बन जाएगा लाइक दिस. समझे? अब क्या होगा? ये जो क्वांटिटी है ये इधर लाइए और सी को इधर लेके जाइए, तो आपको मिलेगा y/e⁻ माइनस ये जो भी है. और इधर से वो इधर आया, मतलब यहां 1 बचेगा. अब सी को उधर लेके जाइए तो इक्वल टू हो जाएगा सी. अब आप जानते हो एक्सपोनेंशियल में कि जो नीचे होता है उसको जब आप ऊपर लेते हो, डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में लाते हो, तो इंडेक्स का साइन चेंज होता है. तो ये नीचे डिवीजन में है, माइनस साइन है, तो इसको जब हम ऊपर लिखेंगे y को मल्टीप्लाई करके लाइक दिस, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस. इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू c. समझा आप? इसीलिए वो देखिए यहां y को मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन p dx. इसीलिए इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं. यही है जो आपको परफेक्ट डेरिवेटिव करके देगा. समझे? अब करना क्या है? अब करना ये है कि इसका आपने डेरिवेटिव लेना है. इसका डेरिवेटिव लेना है. तो कौन सा डेरिवेटिव लेना है? तो यहाँ y भी है, x भी है, तो कौन सा डेरिवेटिव? टोटल डेरिवेटिव लीजिए. टोटल डेरिवेटिव में तो कोई दिक्कत होती नहीं है. तो टोटल डेरिवेटिव में सिर्फ d लिखना होता है. y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. ये लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लिया और इधर d ऑफ c लिया. c तो कांस्टेंट है तो उसका तो 0 ही आएगा. लेकिन यहां पर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा. तो पहला फंक्शन है y, दूसरा फंक्शन ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वी आर यूजिंग प्रोडक्ट रूल. तो पहला फंक्शन एज इट इज इनटू डी ऑफ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन कीपिंग एज इट इज जो भी है, एंड डी ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन है y, राइट साइड में हो जाएगा 0. ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एज इट इज आता है, तो ये y का y इंटू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जो है वो एज इट इज इंटू डी ऑफ जो सर पे है, वो सर पे है इंटीग्रेशन ऑफ p dx, प्लस ये e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx एज इट इज, और इधर बचेगा dy इज इक्वल टू 0. You know that डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है. तो d एंड इस इंटीग्रेशन को आप कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आएगा ओनली p. तो आपको मिलेगा y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू इसका आंसर आता है डेरिवेटिव और कैंसिल होके इंटीग्रेशन p, प्लस ये आपका आ गया p dx
और ये आ गया डी वाई इक्वल टू वॉट 0। ठीक है, फिर क्या होगा यहां पर ये और ये दोनों टर्म में सेम दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए पहली टर्म बचेगा p इंटू वाई, पी वाई बचेगा, प्लस सेकेंड टर्म में बचेगा ओनली डी वाई। इज इट राइट? कुछ गलती तो नहीं की? मेरे हिसाब से मैंने गलती कर दी है, टोटल डेरिवेटिव लेना ही नहीं चाहिए था, इधर लेना पड़ेगा आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यस, तो ये जो आपने डी लिया इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये आपका डी बाई डी एक्स, डी की जगह डी बाई डी एक्स लिख देना है। तो ये अब यहां पर डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन कैंसिल हो जाएगा, वो पी ही आएगा, यहां आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो इसलिए आपका यहां जो है वो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो बच्चों, आपको जो लीनियर डिफरेंस, अभी इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये है डी वाई बाई डी एक्स पहले लिखते हैं, प्लस पी वाई लिखते हैं और इक्वल टू 0। तो ये जो लेफ्ट साइड है देखिए, इसमें ये जो ब्रैकेट में है वो आपके ओरिजिनल एग्जाम्पल का लेफ्ट साइड, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई वही यहां है। और उसको जब आप ये चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा रिवर्स जाओगे तो आपको यहां आओगे, आप देखिए यहां इसी से वो आया है तो उससे ये भी आएगा। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी है, सो इट इज अ परफेक्ट डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई रेज टू पी डी एक्स। और उसका डेरिवेटिव लेने के बाद आपको ये मिलता है, और इसमें का ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी ऑलरेडी हमारे इक्वेशन में था, हमको सिर्फ ये पता करना था कि इस क्वांटिटी को कौन से चीज से मल्टीप्लाई किया जाए तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो परफेक्ट डेरिवेटिव बनेगी, और वो चीज है ये। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपको ये परफेक्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा। यही तो हम चाहते थे, ताकि ये परफेक्ट डेरिवेटिव बने और फिर हम उसका इंटीग्रेशन लेके उस डेरिवेटिव को हटा दें। इसीलिए यहां पर देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये बताया था। अभी उस समझ में आया कि वो क्या होता है, वैसा ही क्यों आता है, ये अभी समझ में आ गया। व्हाट इट? हाँ, तो चलो सर समझ में तो आ गया। देन व्हाट वी शुड डू नाउ? अब आपको करना ये है कि अब आपको एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, नाउ वो जो आपका ओरिजिनल लीनियर इक्वेशन था उसको लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या था, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब आपको पता है कि ये परफेक्ट डेरिवेटिव तो है नहीं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना होगा इंटीग्रेशन फैक्टर से। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लाइक दिस। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको आपने लेफ्ट को मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट को किया, और आपने राइट को भी करना है, तो q इंटू ई टू द पावर ये पी डी एक्स। अब इससे क्या होगा, अरे भाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो ये लेफ्ट को जब मल्टीप्लाई करते हो आप, तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट डेरिवेटिव हो जाता है। तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी हमने किया है, देखिए ये ही चीज है, वो ये ना लेफ्ट साइड, और ये चीज इसके वजह से आई थी। देखिए मतलब इसका आंसर वो आएगा, या उसके जगह पर ये लिख सकते हो y इंटू, है ना। तो इसलिए यहां पर हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये, और ये डेरिवेटिव बना इसकी वजह से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखो परफेक्ट डेरिवेटिव बन गया। अब क्या है, अब इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन लेने के बाद लेफ्ट साइड का परफेक्ट डेरिवेटिव होने की वजह से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और इधर बचेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा,
राइट साइड का भी इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, उसमें q इंटू अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ c, एंड दैट्स व्हाई while solving the examples we are writing solution in this form. तो इसकी वजह है कि देखो थ्योरम में हमने बता दिया कि ये सॉल्यूशन आता है और ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है, इसलिए हम पर्टिकुलर एग्जांपल को सॉल्व करते वक्त इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया था। तो ये हमारा थ्योरम भी प्रूव हो गया और हमें ये सारी जो चीजें थी जो हमको समझनी थी कि व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाई इट इज रिटन लाइक दिस, व्हाई सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर फाइंडिंग लाइक दिस, ये सारी चीजें भी हमारी इस थ्योरम की वजह से क्लियर हो गई। कीप इन माइंड थ्योरम वुड बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन फॉर 8 मार्क्स। तो इसको सीरियसली आप कर लीजिए और 2-4 बार लिख दीजिए बिना देखे, तो शायद आपकी प्रैक्टिस हो जाए और फिर नेक्स्ट टाइप के लिए हम तैयार रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।